देखिए शेखर जी, हम वोट बैंक की बात ही नहीं कर रहे हैं। मैं यहाँ हम लोग वोट बैंक के लिए 2015 में जब लाठियां पड़ी लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद को, उसका नुकसान हुआ या फायदा हुआ? देखिए शेखर जी, सवाल नुकसान फायदे का नहीं था। वो जो है वहां पर कोई स्नान की परंपरा का वो नहीं था ना। वो उस समय शंकराचार्य थे। शंकराचार्य और संत दोनों चारों पीठ के शंकराचार्य में माना जाता है। सनातन को मानने वाला, हिंदू धर्म को मानने वाला मानता है भगवान शिव का रूप है। ठीक, अपर्णा जी इसका जवाब दीजिए। अब आप ईश्वर के रास्ते आता हूं, अपर्णा जी जवाब दीजिए। और मैं ये देखिए कितनी बुरी तरीके से इसको बोला गया है कि वो उस वक्त शंकराचार्य नहीं थे जब लाठियां बांधी थी हमारी सरकार ने। हम शंकराचार्यों पर लाठियां नहीं बांधते। आप मुझे एक बात बताइए शेखर जी, आपने लाठियों से पीटा कि नहीं पीटा? आपने स्वयं आपने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी कि नहीं चलवाई थी? स्वीकार कीजिए। आपने राम मंदिर जाने से मना किया कि नहीं किया? आप अपना 2015 में क्या हुआ उस पर बड़ा हमने कहा स्वीकार लिया। 2015 में लाठी तो आपको गोली चलाने का अधिकार मिल गया। 2015 में स्थानीय प्रशासन ने क्या किया था, हम उसके जिम्मेदार नहीं है ना। हमने कभी उसको हमने अपनी जिम्मेदारी लिया। हम कह रहे हैं 2015 में क्या हुआ, इतिहास के कालखंड में क्या हुआ, तो क्या आज आपको अधिकार मिल गया कि शंकराचार्य जी के ऊपर गोली चला देंगे आप? ये कौन सा फर्क हुआ? किसी सवाल का जवाब सवाल नहीं हो सकता। स्वीकार करने में कोई हानि नहीं है और हमने उन पर कोई लाठियां नहीं आप स्वीकार करिए कि आपने सनातन विरोधी काम किया है, संत का अपमान किया है, अगर परंपरा का अपमान किया है। अगर केवल शंकराचार्य जी का अपमान है, हिंदू संस्कृति और सनातन। ठीक है धर्मेंद्र जी, अपर्णा जी, मैं अब आप दोनों लोग थोड़ा सा 1 मिनट रुके, मैं इसका इंटरप्रिटेशन जनता को बता दूं। ये जो बहस मुबाहिसा हुआ वार्ता के दौरान, बहस मुबाहिसा जो हुआ, इसकी वजह समझिए और बीजेपी से इसका जवाब लिया जाएगा। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में हो या तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में हो, ऐसी हर क्षेत्रीय पार्टी जो जातिगत क्षेत्रीय राजनीति करती है, उसको यह पता है कि उसका कौन सा वोट बैंक उसके साथ में इंटैक्ट है। भारतीय जनता पार्टी की 2014 ऑनवर्ड्स जो सबसे बड़ी ताकत बनी है, वो है हिंदुआने का एक होना, हिंदू वोटर्स का एकजुट होना। अब इन क्षेत्रीय दलों के सामने भले वो राष्ट्रीय रूप में हो, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हिंदू वोट बैंक में सेंध किस तरीके से लगाई जाए। पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, ये फार्मूला समाजवादी पार्टी का इसी का एक डायमेंशन है, जिसको लेकर के 2024 में भारतीय जनता पार्टी को ठीक ठाक नुकसान पहुंचाने में अगर समाजवादी पार्टी कामयाब हुई है, तो अब 2027 को उसी चीज को लेकर के और ज्यादा पैने तरीके से वो जाना चाहती है। अपर्णा जी, आप समझिए कि सनातन के मसले पर इस डिबेट में जितनी देर आप दोनों ने सनातन या हिंदू के ऊपर चर्चा की है, आपको लगता है कि हिंदू वोट बैंक जिस तरीके की स्थितियां बन रही हैं या बनाई जा रही हैं या राजनीति उसमें इन्वॉल्व हो रही है, आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि आप अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखें, जो कभी जाति में बढ़ जाता है, कभी वर्ग में बढ़ जाता है। आप माने या न माने, लेकिन चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, बीजेपी का अपर विंग हमेशा इक्वेशंस का ख्याल करता है। इस बात को अखिलेश यादव भी तारीफ के रूप में कर रहे हैं कि वो एक एक बिंदी भी बीजेपी देख करके बिठाती है कि कहां मात्रा लगेगी, कहां कॉमा लगेगा, कहां बिंदी लगेगी। आप समझ रही हैं कि कितनी बड़ी तैयारी है सपा की। देखिए, समाजवादी पार्टी जो भी नैरेटिव बना रही है, उसके प्रवक्ता जो भी नैरेटिव बना रहे हैं, वो आखिरकार ध्वस्त होने हैं। मैं आपको ये आज निश्चित तौर पर कह सकती हूँ वो कैसे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए, वो कायस्थ समुदाय से आते हैं। कायस्थ समुदाय में अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, पूरे अगर देश की बात करें तो कितने वोट होंगे? मुझे लगता है बहुत ही कम मात्रा में है। ये किसी जातिगत व्यवस्था को लेकर नहीं बनाया गया है। हमने उससे पहले लाल कृष्ण आडवाणी जी तक को जब बनाया था तो सिंधी समाज के लगभग 0.5% वोट है अगर इस देश में देखा जाए समथिंग। तो हम कोई जाति को देखकर नहीं बना रहे, हम कार्यकर्ता कुशल है, प्रवीण है और कितना क्षमतावान है, हम इसको देखकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहे हैं। और हम ये बता रहे हैं लोगों को कि हम युवाओं को मौका देंगे और विजन 2047 के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। युवाओं को सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, समझाएंगे, बुझाएंगे और हम आपको भविष्य के लिए तैयार करेंगे, ताकि आप आने वाले भविष्य में और युवाओं को लाएं और उन्हें तैयार करेंगे। पिता की भांति चलाई जा रही है ये पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
केजरीवाल द्वारा, उसमें मुझे कोई दो राय नहीं। और मुझे इस बात पर गर्व है कि युवाओं को मौका दे रही है भारतीय जनता पार्टी और ऐसे चेहरों को सामने ला रही है जो एक कार्यकर्ता है। नहीं, सवाल चेहरे का नहीं, सवाल वोट बैंक का है। आप सवाल पर ही टिकी रहें, सवाल वोट बैंक का है। आप समझिए कहां पे फाड़ हो रही है। देखिए, वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी को अपना संभालना आता है और भारतीय जनता पार्टी अपने वोट को संभालती आ रही है। और जो वोट है, जो हमारे मतदाता हैं, वो जानते हैं कि अब हमारा अच्छा किसमें है, हमारा भविष्य किसमें है। तो जिस प्रकार से हमने बिहार में वोट बैंक की राजनीति को और जातिगत राजनीति को हमने अलग हटाया, अछूता किया, उसी प्रकार 71% वोट किया है महिलाओं और युवाओं ने। यही काम हम उत्तर प्रदेश में करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। महिलाओं को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और नए युवाओं को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि ये जातिगत व्यवस्था खत्म हो, जातिगत आंकड़ों की राजनीति धीरे धीरे संपन्न हो, इस तरफ जाए 2047 का विजन हमारा यही है और हम इस पर काम कर रहे हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है ये कहने में कि हम इस पर खरे उतर रहे हैं। जनता का भरोसा, आपने कहा कि अपना वोट बैंक आप इंटैक्ट रखेंगे। धर्मेंद्र जी, मैं अब आपसे ये समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो आपकी स्ट्रेटेजी है, ऐसा लगता है कि उसका जो शुरुआती, मतलब जिसको कहते हैं ना ट्रेलर, अभी तो ट्रेलर देखा है, जो कुछ भी हो रहा है प्रयागराज में या वाराणसी में, वो ट्रेलर है। अपनी तरह से जो आपने राजनीति को साधने की कोशिश की है, आपको लगता है कि ये सनातन में जिस तरीके का भेद और पीडीए का पूरा फॉर्मूला, ये हिंदू वोट बैंक को आपकी तरफ मोड़ पाएगा, लग रहा है आपको? क्योंकि आप ये मान करके चलने, मतलब एमवाई फैक्टर तो आपके साथ में है ही।